हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इसके पीछे वाला लेक्चर्स को यदि आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ रही होगी कि आज मैं आप लोग को क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान दें। हम लोग जो आज काम करेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे, उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग बेटा कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इसमें मैंने आपको बताई थी 1820 वाला कहानी और अस्टेड ने क्या किया था। उसके बाद मैं आपको बताया था कि जो लॉरेंट्ज़ फोर्स होता हुआ क्या होता है। लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है बता सकते हो? नहीं सर, अभी तो आप लॉरेंट्ज़ फोर्स की चर्चा ही नहीं किए हो। लॉरेंट्ज़ फोर्स की मैं आपको चर्चा शायद नहीं कर पाया था, जो बहुत ज़्यादा भूल है। अच्छा, मैं चर्चा कर देता हूँ, लॉरेंट्ज़ फोर्स की मैं चर्चा कर देता हूँ। चलो, लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान देना। थोड़ा सा हवाएं तेज़ चल रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, उससे पहले मैं बता देता हूँ लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी मार लो कम पड़ेगा, आपको ज्ञात हो जानी चाहिए। और साथ में ये बात आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए सार्थक होगी, राइट। लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है, हिंदी में इस प्रकार से लिखता है, लॉरेंट्ज़ बल। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिंदी में। क्लियर, समझ में आई होगी। चलो, क्या होता है लॉरेंट्ज़ फोर्स? जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, ये हो गया आपका सोर्स चार्ज। अगर यहाँ पे हम अगर कोई टैच चार्ज को रख देते हैं तो इस टैच चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है, आप यूँ बोल सकते हैं कि कोई भी चार्ज हो, उस चार्ज पर इलेक्ट्रिकल जो फोर्स होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, वह इतना लगता है, यू इंटू वेक्टर ए वाला। इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इससे आपको पता होगा, ये बात आपको पता होगा। इसके पीछे वाला में मैंने आपको बताया था, देख लो यहाँ पे मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल फोर्स इतना होता है और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, बताओ। ये भी आप जानते हो, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, ये भी आप जानते हो। ये भी मैंने आपको एक बात ये भी बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, मतलब आवेशित कण, किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि वह मोशंस करता है, गति करता है किसी वेलोसिटी के साथ, तो उस पर जो फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, वह कुछ इतना लगता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। ये हो गया, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल फोर्स और ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स कब लगेगा चार्ज पे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। ये फोर्स कब लगेगा चार्ज पार्टिकल पे, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा यार, ऐसा सोच के देखो कि एक ही स्थान पे दोनों चीज़ अगर प्रेजेंट हो तो क्या होता है, क्या होगा बताओ। तो अगर हमको यहाँ पर यही लिखना होगा कि यदि कोई आवेशित कण ऐसे स्थान पर उपस्थित हो जहाँ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ उपस्थित रहे, दोनों मौजूद रहे, तब तो उस आवेशित कण पे दोनों फील्ड के द्वारा, मतलब दोनों क्षेत्र के द्वारा बल लगेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? देखो, ये वाला स्टोरी समझो, ये आप समझ में आ रही था। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इतना फोर्स लगता है, इसी को मैंने ब्रेक किया था। और विद्युत क्षेत्र देखो, विद्युत क्षेत्र देखो, दिखाऊं विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर कितना फोर्स लगा था, देख सकते हैं आप। अगर ये दोनों क्षेत्र कहीं एक साथ प्रेजेंट रहे तो क्या होगा, दोनों फोर्स लगेगा सर। कितना फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लग जाएगी और प्लस में मैग्नेटिक फोर्स भी उस पर लग जाएगा। और इसको मैं जोड़ने के बाद कुछ तो आएगा ना, उसको मैं वेक्टर एफ मान लेता हूँ। तो वेक्टर एफ बराबर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, राइट। इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स है क्यू इंटू वैक्टर ई। बेटा यहाँ पे ध्यान देना आपको, क्यू इंटू वैक्टर भी क्रॉस वैक्टर बी, ये हो गया आपका। अब क्या करोगे, आप क्या करोगे बताओ, वेक्टर एफ बराबर, आप चाहो तो क्यू को कॉमन ले सकते हो, तो वेक्टर ई प्लस क्या बचेगा, यहाँ पर मैं करली डाल दे रहा हूँ, वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी, ये हो गया।
यही है जो फोर्स है ना, इसी फोर्स को कहते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स, लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो आपसे ऑब्जेक्टिव करता है कि निम्नलिखित में कौन लॉरेंट्ज़ फोर्स है, और इसको ऐसे देगा Q इंटू वैक्टर E प्लस वैक्टर B पहले देगा, V बाद में। आप याद रखोगे इस चीज़ को, एकदम फोटो खींच लो बेटा इसको। लॉरेंट्ज़ फोर्स का जो ये लॉरेंट्ज़ फोर्स जो है ना, ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिलता है। निम्नलिखित में कौन लॉरेंट्ज़ फोर्स का एक्सप्रेशन है, फार्मूला है। डिफिनेशंस की जहाँ तक बात रहा, इसका क्या हो सकता है डेफिनेशन, तो ध्यान देना। यदि कोई आवेशित कण या आवेश युक्त कण, ध्यान दो, यदि कोई आवेश युक्त कण ऐसे स्थान पर, ध्यान देना, ऐसे स्थान पर मौजूद हो जहाँ, ऐसे स्थान पर मौजूद हो जहाँ विद्युत क्षेत्र, आप लोग इसको पूरा लिखना, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ उपस्थित रहे, एक साथ उपस्थित रहे, तब उस आवेश युक्त कण पर, लगा परिणामी बल को लॉरेंट्ज़ फोर्स कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? लॉरेंट्ज़ फोर्स कहा जाता है। ये आपको 2 नंबर देगा। ये कितने नंबर देगा आपको? 2 नंबर देगा। नीचे अर्थात करके लिख दोगे आप, फार्मूला को तो लिख दोगे अर्थात करके, अर्थात वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है आप? तो ये था लॉरेंट्ज़ फोर्स का एक्सप्रेशन। लॉरेंट्ज़ फोर्स आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये था, देख लो, इसको भी आप समझ लो। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हुआ बेटा, याद तो करना पड़ेगा ना। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है किसी सर्कुलर पाथ पर यदि रोटेशन करता है, चक्कर लगाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर कितना फोर्स लगता है। तो मैंने ये भी बताया था कि फोर्स Q भी लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। सर आप भी बताओगे, आप सोच रहे होगे कि सर ऐसे कैसे, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो तो ये होता है ना, तो आप इतना क्यों बता रहे हो? तो आपको मैं बता दूं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस प्रकार से जब रोटेशन करता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका वेलोसिटी ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इसका इनवर्ड था अंदर की, तो दोनों 90 डिग्री पे होता है। तो V और B के बीच का कोण होता है ना, V और B के बीच का ये ना कोण होता है, ये तो कोण 90 होता है। मैं आपको इसके पीछे वाला वीडियो में बताया था। तो याद रखना, कोई भी सर्कुलर पाथ पे यदि रोटेशन करेगा चार्ज पार्टिकल तो उस पर इतना ही फोर्स लगता है। इस फोर्स पर भी आप याद रखना। और यही फोर्स जो होता है सेंट्रीपेटल फोर्स के मैंने इक्वल कर दिया था, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स जो प्राप्त होता है इसी फोर्स से प्राप्त होता है। दोनों को इक्वल करके इसको हम एक्सप्रेशंस को आगे ले गए थे, शायद आपको मालूम होगा। अच्छा, एक बात और मालूम होगा कि टेस्ला क्या होता है और गॉस क्या होता है। ये चीज़ भी आप जानते हो। टेस्ला में कितना गॉस होता है? तो 10 के पावर 4 गॉस। टेस्ला होता क्या है सर? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट होता है। ये चीज़ भी आप जान रहे होंगे। गॉस भी होता है सीजीएस, छोटा मात्रक है। एक टेस्ला में क्यों गॉस होते हैं? तो गमला 10 के पावर 4। आप ऐसे समझ सकते हो। आज जो हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ने वाले थे, ये तो नहीं पढ़ने वाले थे, हमें ख्याल ही नहीं था कि हमको लगा कि जो है पिछले वाला वीडियो में मैं आपको बता दिया था, लेकिन नहीं बता पाया था। उसके लिए मैं आपसे क्या कहूँ, सॉरी करता हूँ। चलो देखो, लेकिन पढ़ा दिया नहीं यार, कोई सॉरी नहीं। देखो अब जो मैं बताता हूँ,
नया हेडिंग मेरा होगा परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र। ध्यान देना, परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र एवं प्रत्येक हेडिंग को आपको समझना है। परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का गति, आवेशित कण का गति, याद रखें, आवेशित कण का गति। ध्यान से देखना, बहुत इस हेडिंग का मतलब है और इससे भी ऑब्जेक्टिव आपको किया करता है और साथ में सब्जेक्टिव भी करता है। तो बेटा ध्यान देना, परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति उबना नहीं है, बोर मत हो जाना। मोशंस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को हम लोग दौड़ाएंगे। एक ऐसा पार्टिकल जिस पर कुछ चार्ज होगा उसको हम लोग दौड़ाएंगे, और किस में दौड़ाएंगे, इन म्यूचुअली, दिखाई दे रहा होगा आपको, इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लंबवत है एक दूसरे के, और उसी में हम लोग दौड़ाएंगे आवेशित कण को। ध्यान से देखना, हेडिंग का मतलब हेडिंग लगा लोगे आप लोग। देखो अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देना, बहुत लाजवाब चीज़ है। देखना ना, तुरंत आप लोग को बात समझ में आ जाएगी। एक ऑब्जेक्टिव एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, चलो क्लियर हो जाएगा। जैसे पूरा बात आप समझेंगे, पूरा बात को समझेंगे, मैं जो बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना। मैं एक प्रकार का ऐसा प्लेट लिया, इस प्रकार से मैं प्लेट ले लिया, और एक नीचे में प्लेट ले लेता हूँ, ठीक है। इस प्लेट पर मैंने माइनस चार्ज को दे दिया, इस पर मैं प्लस चार्ज को इस प्रकार से दे दिया। ये प्लस क्यू इस प्लेट पर है, इस प्लेट पर माइनस क्यू। तो हमें लगता है कि यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू दे देने से इस प्लेट पर मैंने किसको कलेक्ट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को, और इस प्लेट पर कलेक्ट कर दिया नेगेटिव चार्ज को। तो बीच में क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट हो जाता है, फिर से सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र बीच में क्रिएट हो गया बेटा। क्या क्रिएट हो गया, विद्युत क्षेत्र। क्या क्रिएट हो गया, विद्युत क्षेत्र। मैं बार बार कर रहा हूँ। और मैं क्या करूँगा, ध्यान देना, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के जो पोल का जो पीसेस होता है, पोल पीस, पोल का हिंदी होता है ध्रुव और पीस का हिंदी होता है खंड। तो जो चुंबक होता है ना, चुंबक, उसके खंड को हम लोग, जैसे चुंबक है, ध्यान देना, ये जैसे आपका चुंबक हो गया बार मैग्नेट, ये हो गया मान लीजिए नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर से नॉर्थ पोल को हम यहाँ से फाड़ लेंगे, उसको कट कर लेंगे, और नॉर्थ पोल को हम यहाँ पर इस प्रकार से अरेंज कर दे रहे हैं। नॉर्थ पोल के पीसेस को, टुकड़ा को, चार को यहाँ पर नॉर्थ पोल के रख दिया, और साउथ पोल को मैं यहाँ पे ऐसे रख दिया, इस प्रकार से मैंने रख दिया। समझ रहे बातों को, क्यों रख दिया सर, क्योंकि जैसे ई वाला प्लेट जो था, इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर कलेक्ट किया था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को कलेक्ट किया था, जिसकी वजह से इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट आ गया। अब हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी यहाँ पे अरेंज कर दे रहे हैं इस प्रकार से। इसके वजह से होगा क्या कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी। तो समझ में आ रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी। आपको यही बात समझना है, यही बात आपको समझना है। इसमें दोनों की चीज़ें हैं। मान लेते विद्युत क्षेत्र का दिशा ऐसे है, विद्युत क्षेत्र का दिशा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज को, ऐसे दिशा इसका हो गया विद्युत क्षेत्र का दिशा, ये हो गया विद्युत क्षेत्र का दिशा। और जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है वो उसको मान लेते हैं वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है, वेक्टर बी जो है वो परपेंडिकुलरी आउटवर्ड है। आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, ऐसा मान के चलना यार। थोड़ा सा मैं आप लोग को अपना कॉन्सेप्ट एक दे रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। देखो, जैसे ये मान लो कि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का दिशा है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मेरा विद्युत क्षेत्र है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। और ये हो गया मेरा जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हम मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो बताओ ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ या नहीं? वाई एक्स और जेड एक्स तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग नहीं रहे हैं सर।
लगना लगना नहीं है। देखो बस आप जान लो कि वाई एक्सिस जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं मान लिया कि विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन जो है, विद्युत क्षेत्र जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और जो चुंबकीय क्षेत्र वो आपका जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ या नहीं, वहाँ या ना, वही बात मैं यहाँ पर दर्शा रहा था कि देख बेटा ये जो आपका जोन है, इस जोन में दोनों है, इस जोन में दोनों है, इस जोन में आपका दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गया सर? तो प्लेट पर आप जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज को कलेक्ट किया ना, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट क्यों हो गया सर इसके इस जोन में? तो सर आपने पोल पीसेस को आपने अरेंज किया है, ध्रुव खंडों को भी तो अरेंज कर दिया, जिसकी वजह से इसके इस जोन में मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया है। यहाँ पर दोनों प्रेजेंट है। अच्छा एक बात बताऊँ, इस टॉपिक से मैं हट के बोलता हूँ। अगर हम यहाँ पे कोई चार्ज को अगर रख दें तो क्या होगा? इसका दासा तो ख़राब हो जाएगा। इस पर दोनों तरह के फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगेगा बोलो? तो Q इंटू वेक्टर ई। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? सर मैं इतना मजाक मत करिए, इतना लग जाएगा, इतना लग जाएगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, इतना लगेगा कि नहीं लगेगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स, इसी को ना कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। यहाँ से मैंने Q कॉमन ले लिया था, याद करो बस। सर मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैंने हट गया था टॉपिक से, कुछ मज़ा आ रहा होगा बातों। हम ये बता रहे हैं कि बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और कोई चार्ज पार्टिकल आप लो, कोई पार्टिकल ले लो, जैसे ये पार्टिकल हो गया, ये चार्ज पार्टिकल हो गया, इस पर आवेश मान लेते हैं Q, इसको हम रन करा देंगे, इस जोन में हम रन कराएंगे, इसी जोन में रन कराएंगे। बेटा तू दौड़, तो रन भी जब कराएंगे ना हम लोग तो 90 डिग्री पर ही रन कराएंगे। तो 90 डिग्री पर रन कराएंगे तो सर ये कैसे पॉसिबल है? ये दोनों के परपेंडिकुलर कौन होता है बताओ? एक ऐसा एक्सिस का चुनाव करो जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के भी परपेंडिकुलर हो, तो वह है आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर। तो घुमा फिरा के मैं बात आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं बात इतना ही कह रहा हूँ कि ये हो गया विद्युत क्षेत्र का दिशा, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। अब कोई आवेशित जो कण है, मान लीजिए एक कण है, एक कण है, यहाँ पे कण है जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो है गति कर रहा है इतना वेलोसिटी से। तो बात तो कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ तो समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर था। एक आवेशित कण उसमें गति कर रहा है, वो भी ससुरा तेज है, वो भी दोनों के लंबवत ही गति कर रहा है, वो भी उसका भी कितना वेलोसिटी है, तो भी वेलोसिटी से वह गति कर रहा है। यही भी का मान आपसे पूछ रहा है कि इसका भी निकालो, इसका आप क्या निकालो? भी निकालो। तो देखो मैं कैसे निकालता हूँ, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, एवं मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, जेड एक्सिस के क्या है? अलॉन्ग है, एवं चार्ज पार्टिकल, ध्यान देना, चार्ज पार्टिकल दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना वेलोसिटी से गति करता है, गति करता है। बस इतना है। तो आपको भी ही पूछ रहा है, भी ही पूछता है आपसे कि भी निकालो। तो कैसे निकालेंगे सुन लो, देखो कैसे निकालेंगे। चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा लगा फोर्स, अगर इसमें कोई जैसे दोनों क्षेत्र प्रेजेंट है और चार्ज पार्टिकल भागल जा रहा है दोनों के परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फोर्स तो उस पर फोर्स लगाएगा ना, क्योंकि वो तो गतिशील है ना, उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना। तो जब आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय से जैसे यही आवेश अगर चलना शुरू कर देता है इतना वेलोसिटी से, तो ये वेलोसिटी तो इसका हो गया, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कुछ तो फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा बताओ?
मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू इंटू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर भी इतना हो जाएगा। इसको तोड़ सकते हो आप, तोड़ दो तो क्यू। अब क्या करेंगे इसको हम, देखो कैसे लिखेंगे, वेक्टर भी को मैं कैसे लिखूँगा, वेक्टर हटाऊँगा, वेक्टर हटाऊँगा तो सर वेक्टर कैसे हटा सकते हैं, अगर वेक्टर हटा दें ऊपर से एरो का साइन हटा दें इसका मतलब डायरेक्शन हटा दिए, नहीं बेटा इसको हटा के डायरेक्ट हम लिख देंगे आई कैप। दिक्कत है तो बोलो, मैंने आई कैप लिख दिया क्योंकि आई कैप देखो इसका मतलब होता था, वेक्टर बी का मतलब होता था कि इसमें दो चीज़ है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, अभी भी तो है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, एक्स एक्सिस, ये देखो आई कैप एक्स एक्सिस को ही ना रिप्रेजेंट करता है। अब बताओ इसी के बेसिस पे क्या होगा, बी हो जाएगा, और चूंकि चुंबकीय क्षेत्र जेड एक्सिस के अलॉन्ग है इसको हम के कैप से गुना कर दें, तो ए हो गया मैग्नेटिक फोर्स, इतना लगेगा चुंबकीय बल। अच्छा अब बताओ कि उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगेगा, चार्ज पार्टिकल पर लगा इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी तो लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा ना, वेक्टर एफ ई एल निकाल लो, क्यू कितना हो जाएगा फार्मूला, क्यू इंटू वेक्टर ई होता है फार्मूला, क्यू रहने दो, वेक्टर ई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई इंटू क्या जे कैप, इतना लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। चलो अब क्या करेंगे बेटा, देखो ये स्टोरी आपको समझना है, बस ऐसा समझना है कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कोई आवेशित कण है जिस पर आवेश क्यू है वह दोनों के परपेंडिकुलर गति करेगा और उसका वेलोसिटी हमसे पूछेगा, बात यही है। तो हमने क्या किया, पहले चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर लगा बल निकाल लिया, फिर चूंकि विद्युत क्षेत्र भी प्रेजेंट है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों बल के मान को आप इस प्रकार से एडजस्ट करो, ये मैग्नेटिक फोर्स है, इसके मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये हो गया इलेक्ट्रिकल फोर्स, दोनों के मान को आप इस प्रकार से एडजस्ट कर दो, समायोजित कर दो, ताकि चार्ज पार्टिकल इस फील्ड से जब क्रॉस करे, जब पार करे तो अनडिफ्लेक्टेड पार कर जाए। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब अविक्षेपित, वो अगर ऐसे आ रही है तो बिल्कुल ऐसे चला जाओ, अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट ना हो। यार घुमा फिरा के बात हम बोल रहे हैं, ध्यान देना, मार्ग से डिफ्लेक्ट अगर हो जाती इसका मतलब यह है कि उस पर फोर्स का असर पड़ रहा है, बात समझ में आ रही है। हम यह करें कि मार्ग से वो अविक्षेपित निकल जाती है, अनडिफ्लेक्टेड, इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लगा रहा है ज़रूर लेकिन प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सर ये कैसे संभव हो सकता है, हो सकता है यार, जानते हो मैग्नेटिक फोर्स अगर उस पर लगा रहा होगा फोर्स 20 न्यूटन का, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी 20 न्यूटन का लगा रहा होगा, अगर ये ऐसे लगा रहा होगा तो ऐसे लगा रहा होगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को नष्ट कर दे रहा होगा, और इसी का फ़ायदा उठा रहा है आपका वो चार्ज पार्टिकल। तो समझ में आ रही है, ध्यान से सुनना बातों को, पूरी बातों को ध्यान से सुनना, ध्यान देना। यदि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड क्रॉस कर जाता है, अर्थात क्या बताओ, अर्थात क्या, ये दोनों फोर्स जो है, दोनों फोर्स का दिशाएं उल्टा भले है लेकिन मैग्नीट्यूड एक होगा। यही होता है ना, मैग्नीट्यूड जो है एक ही होगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स इधर लगा रहा होगा तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लगा होगा, तब ये दोनों एक दूसरे को निष्फल कर रहा होगा। समझ रहे हैं बातों को, बात को समझिए। अगर चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड इस पूरे जोन को क्रॉस कर जा रहा है, इसका मतलब उस पर फोर्स लग ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रिकल फोर्स ने इतना लगाया उस पर, मैग्नेटिक इतना लगाया, लेकिन दोनों ससुर आपस में लड़ करके जीरो कर लिया, इतने आ उसका फ़ायदा उठा लिया, चार्ज पार्टिकल तो भाग गया, अनडिफ्लेक्टेड क्रॉस कर गया। समझ रहे बातों को, देखो क्या होगा। यहाँ से थोड़ा सा और मैं इसको बढ़ा देना चाहता हूँ, क्यू रहने देते हैं, भी रहने देते हैं, बी रहने देते हैं, और आई क्रॉस के क्या होता है, बीच में क्रॉस था ना, बी यहाँ पर ले लिया, और आई क्रॉस के क्या होता है बताओ, आई क्रॉस के क्या होता है, क्यू ले लिया, भी ले लिया, के ले लिया, और आई क्रॉस के निकाल लो, बताओ आई क्रॉस के क्या होता है, जानते हो आप? चलो मैं आपको 11th में पढ़ाता हूँ, ऐसे पढ़े होंगे आप लोग। ये आपका आई हो गया,
घड़ी के दिशा में ना घड़ी ऐसी ही घूमती है ना, सॉरी घड़ी तो इस प्रकार से घूमती है, इस प्रकार से ऐसे। आई हो गया, यहाँ पे आप आई मान लो, यहाँ पे जे मान लो और यहाँ पे मैं के मान लो, आई जे के। देख लो यहाँ पे समझ लो ये क्लॉकवाइज है ना, जैसे इस प्रकार से घड़ी घूमती है तो क्लॉकवाइज इस प्रकार से। यहाँ पर आई ले लिया, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो क्लॉकवाइज होता है आई क्रॉस जे। अगर हम पूछेंगे कि आई क्रॉस जे बताना, आई क्रॉस जे तो अगला हो जाएगा के। जे क्रॉस के पूछेंगे तो बताओगे आई। जब क्लॉकवाइज की बात हो रही है, जैसे आई क्रॉस जे, आप क्लॉकवाइज आओगे तो अगला हो जाएगा यूनिट वेक्टर। जे क्रॉस के तो अगला हो जाएगी। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, जैसे यहाँ पर देखो आई क्रॉस के है, तो आई क्रॉस के का मतलब आई इधर और के इधर, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज आना होगा। तो उसका आंसर अगला यूनिट वेक्टर तो लेंगे लेकिन निगेटिव लेते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो हो जाएगा क्यू भी बी इंटू माइनस में जे कैप, ए हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ए हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग, बस 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 हो गया हो गया हो गया। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देना ध्यान देना। अगर हम टोटल फोर्स निकालें, टोटल फोर्स अगर निकालें मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा बताओ। चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड क्रॉस कर जाए, इसका मतलब दोनों जो फोर्स मिलकर के उस पर जो इफेक्ट डाल रहा है वो कितना डाल पा रहा है, जीरो। दोनों मिलकर के उस पर बल ही नहीं लगा रहा है, जीरो कर दो। अच्छा इसका मान कितना है, इलेक्ट्रिकल फोर्स देख सकते हैं आप, क्यू ई इंटू जे कैफ है, क्यू ई इंटू जे कैफ प्लस इसका मान है क्यू भी बी इंटू माइनस में जे कैफ है, बराबर क्या हो जाएगा आपका जीरो। क्यू ई जे कैप माइनस में क्यू भी बी जे कैफ बराबर जीरो। जे कैप को टान करके फेंक दिया जाए तो क्यू ई बराबर माइनस क्यू भी बी बराबर जीरो। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगी देख लो, कॉमन ले लो। कॉमन अगर लेना चाहते हो तो क्या हो सकता है बोलो, हमें लगता है कि क्यू भी कॉमन है ना, क्यू ही कॉमन है, तो ई माइनस भी बी बराबर क्या हो जाएगा जीरो। क्यू को भी आप टांग करके फेंक सकते हो, क्यू को भी आप टांग करके फेंक सकते हो। तो यहाँ पर से ई बराबर आ जाएगा भी बी, जब वो ख़त्म होगा ना तो यहाँ से भी का मान निकल जाएगा ई बट्टा बी। यही फार्मूला आपको पढ़ना है, यही फार्मूला आपको पढ़ना है। बस हो गया यार, हो गया, बात ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गया। आप अगर इस चीज़ से देख लिए हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाली है। आपको यही कहेगा कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तथा कोई चार्ज पार्टिकल इस पूरे क्रॉस सेक्शन, उस पूरे एरिया को या पूरे एरिया को अनडिफ्लेक्टेड क्रॉस कर जाती है चार्ज पार्टिकल, तो बताइएगा कि उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो वेलोसिटी उसका होगा ई बट्टा बी, ई बट्टा बी, ई बट्टा बी। आप याद रखना, ए वाला हो जाएगा। अगर मैं आपसे हम एक क्वेश्चन दे दें इसी के बेसिस पे, तो देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो बिल्कुल इसी पे आधारित हो। कह रहा है कि एक आयन है, देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि एक आयन किसी क्रॉसित यानी कि क्रॉस्ड वेक्टर ई तथा वेक्टर बी, वेक्टर ई तथा वेक्टर बी, ध्यान दें, क्षेत्र से मतलब विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से अविक्षेपित निकल जाती है, अविक्षेपित जो है निकल जाती है। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि कोई पार्टिकल है, कोई आयन है जो दोनों क्षेत्र के होने के बावजूद भी अनडिफ्लेक्टेड निकल जाती है। यदि ई का मान दे दिया है आपको, विद्युत क्षेत्र दे दिया 7.7 किलो वोल्ट मीटर इनवर्स 1 एवं बी का मान आपको दे देता है 1400 गॉस, तो भी का मान बताइएगा आप। क्या बताइएगा आप, भी का मान बताइएगा कि आयन जो है, आयन किस वेलोसिटी से क्रॉस किया। तो स्टोरी समझिए, हम लोग यही वाला फार्मूला क्यों लगाएंगे सर, क्यों लगाएंगे, क्योंकि बात समझिए थ्योरी पे है। विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों जोन है, दोनों फील्ड है।
बट दोनों फील्ड होने के बावजूद भी आपका आयन अनडिफ्लेक्टेड निकल गया। इसका मतलब है कि उसका वेलोसिटी दोनों के रेशियो के तुल्य होगा। हम लिखेंगे कि चूंकि आयन अनडिफ्लेक्टेड क्रॉस कर पाता है या कर जाता है, सो वेलोसिटी ऑफ आयन भी बराबर ई बट्टा क्या हो जाएगा बी, और ई का मान आप रख दोगे तो ई का मान कितना है 7.7 किलो वोल्ट इनवर्स मीटर इनवर्स 1। तो मीटर इनवर्स ई तो हमको पता चल रहा है कि इसका मात्रक है, मैं आपको बताया था 2 मात्रक, तो ये तो मात्रक है। किलो का मतलब हो गया 10 के पावर बाबू 3 हो गया, ठीक है, और बट्टा किलो हटाओगे ना ऐसा में काम करोगे। और 1400 गॉस की बात हो रही है, तो 1400 तो रहने देते हैं, 1400 तो मैंने रहने दिया। गॉस हटेगा तो क्या हटेगा बताओ, क्योंकि आप तो टेस्ला में उसको चेंज करोगे ना, तो टेस्ला के लिए आ जाएगा माइनस में 4 टेस्ला, गॉस को चेंज कर दिया। तो भी का मान आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, मैं आपको कर ही के दिखा देता हूँ इसका कैलकुलेशन क्या होने वाला है। 77 से आप इसको काट करके देखो, 77 से काट करके देखोगे तो हमें लगता है कि आ जाएगी आपको। देखो ऐसा कुछ करते हैं, 77 बटा नीचे मैं ले लेता हूँ, ध्यान से देखना, देख रहे हैं आप लोग, पॉइंट हटा दिया तो नीचे एगो 0 लग जाएगा ना, तो नीचे हमको लगता है 3 0 2 आएगा, एगो पॉइंट की वजह से आएगा तो 3 हो जाएगा 10 के पावर 3 और 10 के पावर -4, 3 है माइनस में 4 है तो आ जाएगा 10 के पावर -1, फिर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर 4, ऊपर चला जाएगा ना तो प्लस में चला जाएगा। अब हमें लगता है कि अगर काट के देखा जाए तो देखो क्या आएगा, 77 बटा 14 गुने 10 के पावर क्या है 4 है। भी का मान कितना है 77 बटा 14 गुने 10 के पावर 4 है। तो एगो हम 0 यहाँ ले लेते हैं और यहाँ 10 के पावर मैंने 3 रहने दिया। अब इसी को सोल्व करो, 14 से इसको काटो तो कट जाएगा हमारे हिसाब से, 14 25 हो जाएगा 70, फिर बचेगा कितना 7 बचेगा और फिर 0, 14 25 70, इतना हो जाएगा 10 के पावर 3। ऐसा ही मत रखूँगा मीटर प्रति सेकेंड। एक काम करें इसको और स्मॉलेस्ट कर देते हैं, तो इतना को आप क्या बोलते हैं किलो बोलते हो ना, किलो मीटर प्रति सेकेंड। ये मैं आपको स्पीड निकाल दिया, ये मैं क्या निकाल दिया स्पीड। तो याद रखना इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस करें तो भाई उम्मीद करते हैं कि आप बना पाओगे, पूरी विश्वास के साथ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप बना पाओगे। आप याद रखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस जोन को, इस एरिया को पार कर पाता है वो भी अनडिफ्लेक्टेड, तो समझ लेना कि उसका वेलोसिटी दोनों के रेशियो के तुल्य होगा। मतलब ई और बी के रेशियो, बी बटा ई यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ई बट्टा बी आप याद रखना, ई बट्टा बी, बी बट्टा ई में थोड़ा सा अंतर हो जाएगी, ई बट्टा बी याद रखना। ये चीज़ें आपको समझ के चलना है। मतलब दोनों ने फोर्स लगाया था बट दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया था। मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन अपोजिट था, जिसके वजह से साथ दोनों मर गया और इसी का फ़ायदा उठा लिया था वो आपका चार्ज पार्टिकल और बिना डिफ्लेक्टेड पार कर गया। तो समझ में आ रही है। लॉरेंट्ज़ फोर्स क्लियर हुआ, लॉरेंट्ज़ फोर्स आपका क्लियर हुआ। लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है क्लियर हुआ। अब मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके आगे वाला जो बात आपका है वो है बियोट-सावर्त लॉ। बियोट-सावर्त लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी मार लो कम पड़ेगा। जो भी आप वीडियो को, जो भी स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं प्लीज़ रेगुलर वॉच करेंगे, रेगुलर वॉच करोगे, पूरी बातों को समझोगे। हमें नहीं लगता है कि हमसे फालतू क्वेश्चन वहाँ पर पूछ देगा, जो मैं बताऊँगा वहीं आएगा, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वहाँ पर मिलेगा। तो बियोट-सावर्त लॉ को हम लोग देखेंगे कि बियोट-सावर्त लॉ क्या है। यार याद रखना 3 साइंटिस्ट हैं लेकिन 2 साइंटिस्ट को यहाँ पर पूछता है, एक है बियोट, एक है सावर्त और एक है लाप्लास। लाप्लास को ससुरा हुआ यहाँ पे जो है इग्नोर कर पाता है, लेकिन नहीं, हम लोग नहीं इग्नोर करेंगे। तीनों वैज्ञानिक हैं, तीनों वैज्ञानिक मिल करके एक एक्सप्रेशन देते हैं, एक फार्मूला देते हैं। उस फार्मूला का आप याद कर लोगे आप वेक्टर डी वी बराबर
याद कर लोगे, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं बियोट-सावर्त लॉ, इसी को बोलते हैं। ये एक्सप्रेशन कैसे आई, इस फार्मूला को कैसे हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, बियोट-सावर्त लॉ होता क्या है, इन सारी बातों को चर्चा हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज की सेवा हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। भाई प्लीज़ 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 मेरे मेहनत को आप ना सफल बनाना, ठीक है। तो सेवा को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे।